सच्चे धागे। इस्मत चुगताई। आज गांधी जयंती है। शहर में कितनी चहल पहल है। फूलों और तिरंगे झंडों से सुसज्जित मोटरें अपनी आगोश में 9 दौलतीय सेठों को दबाए फर्राटे भर रही हैं। बर्फ जैसी सफेद खद्दर में ये आबनूस पुतले, काले सफेद का चितकबरा मिलाप आंखों पर कैसी कष्टदायक चोट करता है। और उनके पहलू में बैठी हुई बदलोक सेठानियां और उनके शोर मचाते हुए बच्चे सोने पर सुहागा का काम कर रहे हैं। दौलत बिना कहे सुने उन पर टूट पड़ी है। मालूम होता है कपड़े पहने हुए नहीं हैं, बल्कि बहुत से भोंडे थान किसी ने उलझाकर मोटर में ठूंस दिए हैं। श्रृंगार का सामान, रंग पाउडर अलमारियों से कूदकर उन पर आन पड़ा है। नाक बहते, तेल में चिपचिपाते बच्चे व्हाइट अवे की अल्ट्रा मॉडर्न फ्राकों के साथ झांझन कड़े पहने आंखों में मनो काजल उंडेले अजीब मजहका खेज हयूला बने हुए हैं। हाथों में तिरंगे झंडे हैं और अमेरिकन खिलौने। ऐसा मालूम होता है किसी सस्ते सर्कस का इश्तिहार चला जा रहा हो। आज बापू का जन्मदिन है। आज भारत के सपूत ने भारत के निवासियों को गुलामी से आजाद कराने के लिए धरती पर पहला सांस लिया था। मगर परेल और लाल बाग की चालों में ये कैसी मुर्दनी छाई हुई है, जैसे आज उनका कोई न पैदा हुआ हो, बल्कि हजारों मौतें हो गई हों, लाखों उम्मीदें धुआं बन गई हों। उनके चेहरों की रौनक कहाँ गायब हो गई है? क्या ये कभी वापस न आएगी? उनके कपड़ों में रंग क्यों नहीं? तिलय की चमक क्यों नहीं? उनके हाथों में तिरंगे गुब्बारे क्यों नहीं? बापू तो जनता के थे, फिर ये चोर बाजारियों के ही हत्थे क्यों चढ़ गए? जैसे पुराने जमाने के देवताओं को छीन लिया था, ऐसे ही उन्हें भी लोग उड़ा ले गए और शोकेस में सजा दिया, तिजोरियों पर मढ़ दिया, लेन देन के तराजू के पलड़े में बटखरे बनाकर डाल दिया। उन्हें मिठाई और बिस्किट के डिब्बों पर चिपका दिया है। उनका नाम लेकर चंदे जमा करते हैं, उनका नाम लेकर हड़तालें तोड़ते हैं, उन्हीं का नाम लेकर कंट्रोल बंटवाते हैं और काले बाजार को सींचते हैं। उनके बिना कोई धंधा नहीं चलता। मानो तुरुप का इक्का हाथ आ गया है, हर दांव पर वही लगा देते हैं। अब शायद उन्हीं के नाम पर, अहिंसा के उसूलों पर तीसरी जंग का खून छिड़का जाएगा। आज अहिंसावादी उनकी याद में आत्मा को शुद्ध करने के लिए सूत काट रहे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर, चोटी के अफसर, मिलों के मालिक, सट्टे और चोर बाजारियों के व्यापारी एक मोर्चे पर आ खड़े होकर आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। 2 साल के अरसे में कितनी ही आत्माएं नापाक हो चुकी हैं। उनके लिए इस सूत के ताने बाने से एक साइबान बुना जाएगा, जिसकी छांव में वो निश्चिंत बैठकर फलते फूलते रहेंगे। मेरे मामू जान भी अपने ड्राइंग रूम में सोफे पर नीम दराज सुबह से तकली नचा रहे हैं। उनके चेहरे पर कैसा मुकद्दस अज़्म छाया हुआ है, जानो पुल सरात बुन रहे हों जिस पर चलकर उन्हें स्वर्ग जाना है। ना जाने वो इस कच्चे सूत के फंदे से क्या कुछ फांस लेने की तिकड़म लगा रहे हैं। कभी वो ब्रिटिश सरकार के चहेते सुपुत्र रह चुके थे, लेकिन चींटी की तरह तूफान की खबर पाकर जल्दी से नमक के सत्याग्रह में कूद पड़े और नमक बनाने लगे। जब वो यूं गुमराह हुए तो उनके वालिद साहब ने उन्हें बहिष्कृत नहीं किया, बल्कि उनकी सूझबूझ की दाद दी। वो खुद सरकार से वाबस्ता रहे, मगर उनका बेटा बागी हो गया। जभी तो आज वो देसी सरकार की नाक का बाल बने हुए हैं। 20 साल शिक्षा विभाग का सुधार करने के बाद वो अब कम्युनिस्टों को मारो वाली स्कीम में बड़े जोर शोर से हिस्सा लेने के काबिल हो गए हैं। तकली नचाते जा रहे हैं और सोच रहे हैं भंगियों की हड़ताल विद्यार्थियों की मदद से ना टूट सकी। ये वार खाली हो गया। अब विद्यार्थियों की हड़तालें किसकी मदद से तुड़वाई जाएं? ताली बजाने के लिए 2 हाथों का होना जरूरी है, सिर लड़ाने के लिए 2 सिरों का होना जरूरी है। क्या विद्यार्थियों के 2 टुकड़े नहीं किए जा सकते? मामू जान जहर का तोड़ जहर ही से करते हैं, इसलिए तालिब इल्मों की एक सही नुमाइंदा जमात की पैदावार में लीन है, जो जी तोड़कर कौमी गीत गाए, फीस बढ़ाने पर सरकार की बेपनाह मेहरबानी का शुक्रिया अदा करे और कम्युनिस्टों के बहकावे में आकर सरकार का तख्ता ना उल्टे। फिर हड़तालें बंद हो जाएंगी। इधर तकली नाच रही है, उधर प्रधानमंत्री परदेशियों से नाता जोड़ाए हैं, वहां से तोहफा लाएंगे जिसकी मदद से भूख के साथ साथ भूखों का भी सफाया हो जाएगा। उधर मेरे नाना जान उन्हें रश्क भरी नजरों से तक रहे हैं। वो सुबह से बैठे जूझ रहे हैं, पर तकली उनके तकिए से बल निकाले दे रही है।
रुई का टुकड़ा पसीने में डूबकर चूहे की शक्ल का हो गया है। 3 तकली बदल चुके हैं, पर हर नई तकली उन्हें नया नाच नचा रही है। वो उकड़ू भी बैठे, पालथी भी मारी, 2 जानू हुए, फिर मामू जान की तरह नीम दराज भी हो गए, मगर उनकी तरह निरत भाव न जमा सके। कोई तकली भी मामू जान की तकली वाला भर्राटा नहीं भर पाई। वो झुंझलाते हैं, तब मामू जान मुस्कुराते हैं, जैसे आंखों ही आंखों में कह रहे हों, किबला रियाज की जरूरत है, रियाज की। ये मर्तबा यूं बिला तपस्या किए हाथ नहीं लग जाया करता। जिहाद के लिए तलवार पकड़ने की इच्छुक उंगलियां भला तकली को पकड़ना क्या जाने। आप तोफ तफंग के आदी ठहरे, ये रूहानी तलवार यानी तकली घुमाना क्या जाने। मेरे नाना जान इनकी आंखों की बातचीत समझने के ऐसे आदी हो चुके हैं कि फौरन उनके घुटने लरजने लगते हैं। वैसे ही उनकी घबराहटें माले खोलिया की हदों को छू रही हैं। जब से सुना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह उनकी तिजारत खंडत में पड़ने वाली है, बिल्कुल ही हवास फाख्ता होकर रह गए हैं। उनका एक पैर हिंदुस्तान में है तो दूसरा पाकिस्तान में। यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकार की हिफाजत का वास्ता देते हैं तो वहाँ इस्लाम की दुहाई। पर ऐसा मालूम होता है नाना जान की चीखों पुकार में कोई दम नहीं रहा। दोनों मुल्क एक दूसरे से दूर खिसकते जा रहे हैं और उनके साथ मेरे नाना जान के दोनों पैरों के दरमियान का फासला खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। बीच में से चिर जाने का कारब उनकी रग रग में रच गया है। दुख और खौफ से पथराई हुई आंखें वो गांधी जी की उसी प्रतिमा की तरफ फेर देते हैं जो बंगाल के बीचों बीच नस्ब है, और हर आने जाने वाले को जताकर नाना जान वहां रोज फूल चढ़ाकर दंडवत करते हैं। मामू जान पर उन्हें रश्क नहीं आता। अब तो जादूगरी का भी शुभ होने लगा है। वो कैसी दिलेरी से बैठकर अफसरों के बीच में प्रधानमंत्री पर छींटेबाजी शुरू कर देते हैं। उनके बौखलाने और एकदम फिरने के किस्से सुना सुनाकर क्या मजे से कह कहे लगाते हैं और लगवाते हैं। कांग्रेसी महादेवियों को तो बिल्कुल घर की बड़े बूढ़ियों की तरह जिक्र करते हैं। तू बिल्कुल गधा है, एक महादेवी ने एक बार मेरे मामूजान से कहा था, और उस वक्त उन्हें अपनी खुश नसीबी पर फख्र हुआ था और आंखों में मारे श्रद्धा के आंसू उबलाए थे। अब भी बाज मौकों पर जब वो किस्सा सुनाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू उबल आते हैं। नाना जान इस रूहानी रिश्ते की मौत बर्रक तलाफत पर झूम झूम उठते हैं, पर दुख से तिलमिला जाते हैं। काश उन्हें भी किसी ने प्यार से गधा या कुत्ता कहा होता तो वो आज कितनी ही जहमती से बच गए होते। मगर एक बार कायदे आजम के जुलूस का ऊंट बनने के बाद किसी और अस्तबल में तो उनके लिए जगह ही नहीं। और आज बापू की जयंती के मौके पर तकली के नखरे बड़े खल रहे हैं। वो सूत काटते जा रहे हैं और उसमें मोटी मोटी गालियां पिरोते जा रहे हैं, मगर वो जानते हैं ये अड़ियल सूत उनसे शर्त बांधकर मुकाबला कर रहा है। मरोड़ियां देते देते उनकी उंगलियां थक चुकी हैं। ओरे सहला रहे हैं, मगर सूत मजाल है कि 2 इंच से आगे खिसक जाए, जभी तो वो उसमें मुगल जात की गर्मी जोड़ते जाते हैं। ये सूत वो ईद उल जुहा के मौके पर प्रधानमंत्री की गर्दन में माला बनाकर हिमायल करना चाहते हैं। बड़ी काविशों से उन्होंने मुसलमान मोहल्ले में लोगों को ऊंच नीच दिखाकर मंत्री को आमंत्रित करने का इंतजाम किया है। जब कभी तार टूटता है तो उनका दिल चाहता है कि एकदम हज को चले जाएं और वहां हुजूर के द्वार पर बैठकर आंखें बंद करके एक तुरियावस्था में चले जाएं। मगर एकदम उन्हें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फैले हुए कारोबार का ख्याल उसी मराकिब से चौंका देता है, और वो सहम कर चारों तरफ देखने लगते हैं कि कहीं मामू जान का कोई छठा सातवां एहसास उनके दिल की चोट न पकड़ ले, नहीं तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। अपने बरामदे में बैठे हुए रोडीमल जी की तकली भी कुछ ताल सुर से नहीं नाच रही है। चक्रियां लेते लेते एकदम से तोड़े लेने लगती है और फिर चुराकर तार भी तोड़ देती है, मगर रोडीमल जी हिम्मत नहीं हारते। मुल्क में बड़ी अफरा तफरी पड़ी है, जिधर देखो बेईमानी, धोखेबाजी। बापू की तालीम को भूलकर सब लूट खसोट पर तुले हुए हैं। ऐसे में कोई ईमानदारी का व्यापार करे तो कैसे करे? ईमानदारी चलेगी कितने दिन? खुले बाजार में धरा ही क्या है? माल को बाजार नहीं मिलता, बाजार को ग्राहक नहीं मिलता। जब माल कोठों में पड़ा सड़ रहा है तो मजदूरों को मजदूरी कहाँ से दें? नेता कहते हैं माल की पैदावार बढ़ाओ, सो बढ़ गई। अब नेता ये नहीं कहते कि ग्राहकों की पैदावार कैसे बढ़ाएं।
काश खुद एक उगाव का नारा मारने के बजाय खरीदार उगाव की स्कीम चला सकते, मगर खरीदार का बीज सिवाय अमेरिका के कहीं नहीं पैदा होता। अमेरिका ने तो क्या मजे से सारे मुल्कों में डॉलर बोकर खरीदारों के खलिहान कायम कर दिए हैं। पुरानी सब बातों की जिम्मेदार आत्मा की गंदगी ही तो है। चरखा ही तो भारत का एटम बम है। सूत काट काट कर अंग्रेजों का उत्तू कर दिया तो इन छोटी छोटी बातों की क्या हकीकत है। जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी फिर यही सूत का जाल समुद्र से मछलियों की तरह अनगिनत गाहक पकड़ लाएगा। यही कच्चे धागे उस असुर को भी बूंद बूंद जकड़ डालेंगे जो करवट लेकर चौंक रहा है। सब दुख दूर हो जाएंगे। जनान खाने में मुमानी भी बैठी तकली को मथकर अपने जीवन का अमृत निचोड़ने में जुटी हुई हैं। बावजूद कोशिशों के वो खद्दर नहीं बुन सकी। उनका इतलस और किम ख्वाब के आगोश में चलने वाला जिस्म खद्दर के घस्से ना सहार सकता और हमेशा फबद उठता। गर्मी, दाने, फुंसियां और फिर फोड़े बन जाते। ये दवाई के पहाड़ देश सेविका को मरहम का चिपचिपाता हुआ फाया बना देते। कुछ दिन तक तो मामू जान ने उनके जिस्म के जमींदारी ठसुओं को ना गर्दाना, मगर जब डॉक्टरों ने मरीजा को सिवाय बारीक मलमल के दवा में डूबे हुए फायों के जमा सतरपोशी ही से मना कर दिया तो वो मजबूरन इन शुद्धियों से बाज आ गए। वैसे भी टिंचर और आइडोफार्म के हमले झेलने की हिम्मत नहीं रही थी। इससे वो उन्हें तीसरे दर्जे का नेशनलिस्ट समझते और ऐसे हिकारत से देखते थे जैसे एक पहुंचा हुआ पीर मुर्शिद किसी नौसिखिए को देखता है। मुमानी भी तकली घुमा रही हैं, मगर उनकी उंगलियां लरज रही हैं। इन नाजुक तारों में उनके जज्बात की हलचल को सहारने की सकत नहीं, क्योंकि मिस राज की उंगलियां भी तो काबू में नहीं। मामू जान के घर के सारे साजो सामान की तरह आज उनकी प्राइवेट सेक्रेटरी भी शुद्ध होने का पुख्ता इरादा करके मामू जान से तकली चलाना सीख रही है। मिस राज की उम्र का बहुतेरा हिस्सा यतीम खाने में गुजरा, जहां वो ईसा मसीह के सलीब के सामने खुदा की बरकत की हम्द गाती रही। खुरदुरे बदरंग कपड़े पहनकर और घटिया खाने खाकर उसने खुदा की इनायत की दाद दी। यतीम खाने से निकलकर वो सीधी फौज के दफ्तर पहुंच गई। जंग के ये चंद पुरबहाल साल उसकी जिंदगी में रोशन सितारों की तरह हमेशा दरख्शां रहेंगे। वो सैर सपाटे, वो रक्स और मर्दों के जमघटे, सफेद चमड़ी वाले आशिकों के घेराव, जवान लड़कियों की कमी जिसने कुमारियों को भी पापड़ बना दिया था, और वो एक खस्ता पापड़ की तरह एक जबड़े से दूसरे जबड़े में मुंतकिल होती गई। अंग्रेज सार्जेंट के हाथ से जब ज्यादा अलाउंस पाने वाले अमेरिकन सार्जेंट ने इसे जीत लिया तो वो घंटों आईने में अपनी चौड़ी नाक में हुस्न तलाश करती रही। फिर एकदम जैसे किसी ने उसे झंझोड़ कर जगा दिया। जंग खत्म हो गई। कोरे सोल्जर एक एक करके रुखसत होने लगे और वो एक लट्टू की तरह उनके गिर्द भन्नाती सी एक से दूसरी बाह में मुंतकिल होती गई, यहाँ तक कि उसके बाजू खाली फिजा में फड़फड़ाते रह गए। उसके साथ वालियों ने जंग के जमाने में कितना कुछ जमा कर लिया। ये सफेद सिपाही बड़े दिल फेंक और साथ साथ दौलत फेंक भी होते हैं। जाते वक्त वो अपनी महबूबाओं को क्या कुछ ना दे गए, जिनमें से कुछ कबाड़ खानों की नजर हुआ, कुछ अस्पतालों और यतीम खानों में पहुंच गया। जंग खत्म हुई तो मिस राज और उनके ग्रुप वाली लड़कियों की जंग शुरू हुई, और उन्हें बहुत जल्द मालूम हो गया कि वो कितनी बदसूरत और बेमसरफ हैं। जंग के दौरान में उन्होंने जो कुछ हुनर सीखे वो अमन के जमाने में काम नहीं दे सकते। जिंदगी के इस अंधाधुंध चक्कर ने आज इसे तकली पकड़ा दी है। मामू जान एक सहनशील दक्ष मनोवैज्ञानिक हैं, फिर भी कई बार झुंझलाकर मिसराज की तहलील नफसी कर चुके हैं। वो मुख्तलिफ पश्चिमी मनोवैज्ञानिक के सुनहले कथन के जरिए ये साबित कर चुके हैं कि मिसराज के तहत अचेतन में कोई चुभन है जो तार को बार बार खटकी लगा देती है। मुमानी भी खूब जानती हैं कि ये अचेतन की चुभन क्या भला है, मगर उनकी तहलील नफसी निहायत फुहड़पने की बरजनी है जिसका इजहार करने की ताकत वो अरसा हुआ खो चुकी हैं। अगले वक्तों के लोग खुले बंदो रंडी के कोठे पर चढ़ते थे, आज उनके सबूत चेतन और अचेतन की चिलमन डालकर वही कुछ कर लेते हैं। मगर वो इतना जानती हैं कि मिस राज भी उनसे कम मजबूर नहीं। जीने का ख्याल छोड़कर सारी उम्र मिस राज इसी तरह अधेड़ उम्र में मनोवैज्ञानिक की जहनी ठोकरों में रुलती रहेगी, इनके अचेतन हाथों का खिलौना बनती रहेगी।
इस कहकहे पर तार टूटता है तो झल्ला कर चौंक पड़ती हैं। उनका अफगानी नस्ल का खून खौल उठता है। दोनों हाथों से तकलीफ भींचने लगती हैं जैसे किसी का गला घूंट रही हो, मगर दूसरे क्षण अहिंसा के साए में पली हुई शेरनी दुबक कर सूत जोड़ लेती है और एक भ्रमात्मक सहारे पर आगे चल पड़ती है। वो अपनी सारी बदनसीबी को औलाद न होने पर महमूल करती हैं। अगर आज उनकी गोद में इन 6 लड़कियों के बजाय एक घी का लड्डू हुमकता होता तो मियाँ की मजाल ना थी कि उनके सीने पर यूं दिमागी सूते चढ़ाते। मगर लड़के का बीज सदा बेकार गया। खुदा एक माँ का भी होता वो उसे बेटियों ही की सफ में खड़ा करके मातम करती। वो एक मर्द के हाथ के मैल पर पली थी। अब भी एक शरीफ मर्द ही उनका पोषक है। फिर जब ये मर्द मरोड़ा दे देता है तो उन्हें चारों तरफ अंधेरा अंधेरा नजर आता है। अगर वो खुद एक सहारा बन सकती तो फिर बुढ़ापा तीर हो जाता। मगर मामू जान कहते हैं ये भी इनका खानदानी कसूर है। आमतौर पर नवाबों जागीरदारों के यहाँ नर औलाद नहीं पैदा होती और इसका भुगतान वो भी भुगत रहे हैं, वरना खुद इनके जिस्म में तो नर बनाने का काफी मादा है। कौन जाने जिस तकली ने स्वराज दिया, क्या वह उन्हें एक बेटा नहीं दे सकती? एकदम उनके चेहरे के खंडहर जाग उठते हैं। डरावनी मुस्कुराहट एक नई करवट बदलकर अंगड़ाई लेती है। तकली नाच रही है और वो मुस्कुरा रही हैं। इस बच्चे धागे को वो इकलौते बेटे की तरह परवान चढ़ते देख रही हैं। एक सूत, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, सारे मिलकर एक मजबूत रस्सी बन जाएगी। मिसराज के गले में घोंटती चली जाएंगी जिसने उनका जीवन अमृत चुरा लिया है। यूं आज बापू की जयंती के रोज आत्माएं शुद्ध हो रही हैं, गंदी और घिनौनी आत्माएं। मगर लाल बाग और परेल के इलाकों में एक भी तकली नाचती नजर नहीं आती। किसी को आत्मा को पाक करने की फिक्र नहीं। इस छीन झपट, इस मुनाफाखोरी और इश्तिहारबाजी के चौराहे पर दूर कामगार मैदान में बंबई के श्रमिक अमन कॉन्फ्रेंस के पहले जलसे के मौके पर जिंदगी के नए प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ अचेत श्रमिक वर्ग की रहनुमाई में छंटनी की धार से जख्मी मजदूर, फीसों के बार से कुचले हुए विद्यार्थी और कम तनख्वाह और महंगाई के मारे कारक और शिक्षक तीसरी जंग के खिलाफ अमन का संकल्प लेकर जमा होते हैं। 25,000 जाने एक जान होकर उम्मीद भरी नजरों से आजाद मुल्क के रहनुमाओं की तस्वीरों को तक रही हैं। अपने दिलों की आवाज अपने साथियों के मुंह से सुन रही हैं। तीसरी जंग ना होगी। इंसान इंसान से नहीं, इस बार हैवान से लड़ेगा, काले बाजार से जंग करेगा, डॉलर के गुलामों का मुकाबला करेगा। कौन कहता है ये निहत्थे हैं? इनके हाथों में बड़े खौफनाक हथियार हैं जिनकी कल्पना ही से सल्तनतें लरज रही हैं। एटम बम कांप रहे हैं और डॉलर के पुल टूट रहे हैं। ये नजर ना आने वाले 25,000 फौलादी तारों की ऐसी रिपीट ये नजर ना आने वाले 25,000 फौलादी तारों की ऐसी रस्सी बंट रहे हैं जो सारी फासिस्ट शक्तियों का गला घोंट देगी। जभी तो कामगार मैदान के चारों तरफ पुलिस का पहरा है, सीआईडी का चक्कर है, जर खरीद डंडे मंडरा रहे हैं। नाजायज शराब पर पहरा नहीं, काले बाजार पर पहरा नहीं, चोर उचक्कों पर पहरा नहीं, रिश्वत सानी और असमत फरोशी पर पहरा नहीं। दुनिया भर की गलाजतें फल फूल रही हैं, मगर अमन चाहने वालों पर पहरा है। मौत बेलगाम तराने भर रही है और जिंदगी के लबों पर ताला है। सड़ते हुए गुनाह के सिर पर कानून की छाम है, शादाब इंसानियत के सिर पर शैतानी आग। आज मैं इस मजमे के दरमियान में कहाँ खो गई हूँ? 25,000 दिलों की धड़कनें और मेरे दिल की धड़कनें कुछ इसी तरह हम आहंग हो चुकी हैं कि ढूंढे से नहीं मिलती। 50,000 आंखों में मेरी आंखें कौन सी हैं? मेरा इनफरादियत कहाँ है? मेरा शऊर लाशऊर, मेरी हयात, मेरी उलझनें, परेशानियां और मेरे जाति दुख दर्द कहाँ हैं? मगर अपनी वसीयत पर खुद हैरान हूँ। ढूंढने की क्या जरूरत है? मेरी व्यक्तिवादिता कामगार मैदान में खचाखच भरी है। ये 25,000 दिल और 50,000 आंखें मेरी ही हैं। जरा और ऊपर आंख उठाऊं तो 25 लाख, 25 करोड़ नहीं, मुझे गिनती मालूम करने की जरूरत नहीं। इस तूफान में मैं भी एक कतरा हूं और हर कतरा तूफान है।
कहानी समाप्त। कच्चे धागे, इस्मत चुगताई।